जी अस्सलाम वालेकुम। तो वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप के तीसरे सेशन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टू लेक्चर्स जो हुए हैं उनमें हमने एच टी एम एल के बेसिक टैग देखे थे। ये एच टी एम एल के वो टैग्स हैं जिनसे तकरीबन आप कह सकते हैं कि आप 70 to 80% वेबसाइट्स जो है वो इन्हीं टैग्स के ऊपर जो है वो डेवलप होती हैं। तो आज का जो सेशन है वो सी एस एस का पहला सेशन है। तो सी एस एस क्या चीज़ है इसको हमने आज देखना है। सबसे पहले तो ये है कि सी एस एस का पूरा नाम जो है वो कैस्केड स्टाइलिंग शीट है, इसका नाम है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। हमने पहली क्लास में जो है ये एच टी एम एल की फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम जो है वो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल हमने रखा था। ठीक है, तो उसी को मैंने ओपन किया है। तो अभी देखते हैं कि सी एस एस जो है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। सी एस एस लिखने के बुनियादी तौर पर तीन तरीके हैं। तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तीनों तरीक़ों से सी एस एस लिखी जा सकती है। और फिर सी एस एस का जनरल सिंटैक्स क्या है, सी एस एस सेलेक्टर्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे। और फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने किस तरह से सी एस एस लिखनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये हम इस पेज को अगर हम ब्राउज़र में ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से बेढंगा सा पेज जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए लेट्स से मैं अभी ये जो पहला टैग लगा हुआ जिसमें इमेज शो हो रहा है ये एक डिव के अंदर है। ठीक है, ये डिव है। डिव के अंदर जो है वो इमेज भी है, फिर साथ एक h1 है, फिर p का एक टैग लगा हुआ है। ठीक, तो इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्टाइल लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एच टी एम एल जो है वो आपके पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आपके पेज के अंदर कंटेंट क्या होगा, आपके पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, सी एस एस जो है वो उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करता है। ठीक है, उसकी लुक एंड फील जो है उसको बेहतर बनाता है। जिस तरह से इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बना है, कमरे बने हैं, खिड़कियां लगी हैं, दरवाजे बने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एच टी एम एल इसी तरह का पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि जब बिल्डिंग बन जाती है तो फिर उसके ऊपर रंगो रोगन किया जाता है, फिर नक्शो निगार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सी एस एस जो है वो बुनियादी तौर पर आपके इस पेज को नक्शो निगार बनाने के लिए, इसको स्टाइल देने के लिए, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल होती है। ठीक, सबसे पहले इन लाइन सी एस एस होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन कर दूँ आपके सामने कि इन लाइन सी एस एस है। ठीक है, इन लाइन सी एस एस जो है वो ओपनिंग टैग के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे ये डिव है, डिव का ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो इस ओपनिंग टैग के अंदर जिस तरह से ये एट्रीब्यूट्स आपको पता है, क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, आईडी का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो आप सी एस एस लिख सकते हैं। ठीक है, और सी एस एस लिखनी कैसे है, इसका जर्नल सिंटैक्स एक जो है वो होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, न्यू टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ सी एस एस। पहली बात, तीन तरह की सी एस एस जो है तीन तरीक़ों से लिखी जा सकती है। सी एस एस मेथड्स, पहला जो है दैट इज़ इनलाइन कहलाती है, वो इनलाइन सी एस एस। ठीक है, दूसरी जो है वो कहलाती है इंटरनल सी एस एस, और तीसरी जो है वो कहलाती है एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो ये तीन तरह की सी एस एस है। सी एस एस का जनरल सिंटैक्स क्या है,
इसका सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका क्या होगा इसका। तो वो जो है वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से लिखी जा सकती है। एक मिनट, फंस गया भाई। तो जनरल सिंटैक्स इसका जो है वो क्या है, यानी कि लिखना किस तरह से है। तो CSS बुनियादी तौर पर CSS की प्रॉपर्टी होती है, और आगे ये कॉलन, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू लिखनी होती है और एंड पे सेमी कॉलन लगा देना होता है। तो ये एक जनरल तरीका है लिखने का CSS, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे। उसमें कलर की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, बैकग्राउंड कलर की हम देखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ की हम प्रॉपर्टी देखेंगे, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फ्लोट की देखेंगे, ठीक है, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ठीक है, और मार्जिन, पैडिंग। ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे पेज के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कलर है, कलर एक प्रॉपर्टी है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉलन, उसके बाद वैल्यू इसकी कोई भी कलर की वैल्यू हम देंगे तो वो उस तरह का कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो बाकी की वैल्यू क्या होती है, बाकी प्रॉपर्टीज़ की, वो भी हम साथ साथ जो है वो देखेंगे। तो स्टाइल, इनलाइन, ये पहला तरीकाकार है CSS लिखने का, इनलाइन CSS जिसको कहते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट है, उसमें आपने इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर रेड। अभी देखते हैं अपने पेज पे जाके, इसके ऊपर मैंने लगाया इस डिव के अंदर ये इमेज, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप किसी भी अपने एलिमेंट का, किसी भी आप डिव का कोई भी एलिमेंट हो, जैसे अगर मैं लेट से इसका H2 का करना चाहता हूँ, इसको मैं लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट से मैं कहता हूँ ब्लू कर दो जी। तो अभी आप देखेंगे कि इस वाली H2 का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कलर जो है वो अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर उसका लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। इसके अलावा भी तरीक़ाकार है, ठीक है। दूसरा तरीका है वो है इंटरनल CSS के लिए आप हेड का टैग जो है इसके अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल का एट्रीब्यूट ये हो गया, ठीक है। इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आप अपनी CSS लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि हमने डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू जो है वो लिख दी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइल लगाना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए सिलेक्टर है, ज़्यादातर क्लास या आईडी जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे ये क्लास है, ये आईडी है, तो आईडी और क्लास के साथ ही हम चलेंगे। वैसे एट्रीब्यूट के नेम से भी आप कर सकते हैं, जैसे H2 है, LI है, लेट से मैं कहता हूँ LI एट्रीब्यूट का नाम है। तो ये LI और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो जो भी मैं स्टाइल लिखूँगा वो इन सारी LIs के ऊपर जो है वो जो है अप्लाई हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ कलर। अब ये सिंपल जो कलर है, अभी पहले हम बैकग्राउंड कलर देख रहे थे, वो बैकग्राउंड चेंज करता है। जो सिर्फ कलर है ये उस टेक्स्ट का कलर जो आ रहा होता है, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर चेंज करेगा। तो इसको फ़र्ज़ करो अगर मैं कहता हूँ कि ये कलर की वैल्यू आ रही है डिफरेंट, कोई भी आप दे सकते हैं, मैं कहता हूँ गोल्ड, ठीक है। तो ये गोल्ड मैंने किया इसको। अभी मैं आगे चेक करता हूँ तो ये जो LI के यहाँ पे एलिमेंट लगे हुए हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो गया, ये देखें, ठीक ठीक है। तो ये कलर की वैल्यू आप इस तरह से नाम से भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक वैल्यू होती है
हेक्साडेसिमल में, वो भी आप दे सकते हैं। फ़र्ज़ करो जैसे ये है, मैंने ये दिया, तो ये कलर की का कोड होता है, ठीक है। अभी जो है वो कलर उसका उस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ज़ाहिर है। एक इसकी RGB भी होती है, उसको फ़िलहाल रहने देते हैं। आप सिर्फ ये कलर कोड या कलर के नाम से भी उसको जो है वो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्टर है, पहले आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, किस एलिमेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं। ये है एलिमेंट के नाम से आप जो है उसका सिलेक्टर जो है वो लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो या दूसरा सिलेक्टर है वो ये है कि आप क्लास से सिलेक्ट कर लें। अगर क्लास आपने सिलेक्ट करनी, फ़र्ज़ करो जैसे ये इंट्रो है, तो इंट्रो को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इंट्रो लिखूँगा, लेकिन उससे पहले शुरू में मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट का मतलब होता है कि ये इंट्रो जो है ये क्लास है, यानी कि अगर क्लास का सिलेक्टर इस्तेमाल करना है तो फिर साथ डॉट लगाना है। तो अब ये वाला जो रेड कलर मैंने यहाँ पे लिखा था बैकग्राउंड, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेड ही रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट्रो की जो क्लास है उससे इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करके मैंने इसको कलर रेड कर दिया है। इसका आईडी जो है वो लगा हुआ है वेब इंट्रो, तो इससे भी आप कर सकते हैं वेब इंट्रो, लेकिन आईडी से अगर सिलेक्ट करना है तो शुरू में हैश लगाना है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये आईडी से आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर आप करेंगे तो बैकग्राउंड रेड ही रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह से भी आप इसको आईडी से कर सकते हैं, क्लास नेम से कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट के नाम से कर सकते हैं जब आपने इंटरनल CSS लिखनी है, या अभी जो हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल, वो आपने लिखनी है, तो तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सटर्नल CSS लिखें हमेशा, ठीक है। एक्सटर्नल CSS कैसे लिखनी है, आपने एक फ़ाइल बनानी है, न्यू फाइल, उसका नाम फ़र्ज़ करो कोई भी आप रख सकते हैं, स्टाइल मैंने लिख दिया डॉट, डॉट के बाद आपने CSS लगाना है। जैसे HTML की फ़ाइल में नेम के बाद हम डॉट HTML लिखते हैं, इसी तरह से CSS की फ़ाइल में स्टाइल डॉट CSS करना है, ठीक है। तो ये मेरी फ़ाइल बन गई है। तो अभी मैंने जो स्टाइल यहाँ पे लिखे थे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर दो जी, ठीक हो गया। ये भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, जो H2 का है, स्टाइल का टैग भी रिमूव हो जाए। चलें जी, अभी मैं दोबारा पेज अपने को देखता हूँ तो ये बिल्कुल शुरू में जैसे था वैसे ही हो गया। अब हमने जितनी भी CSS लिखनी है वो अलग से एक CSS की फ़ाइल के अंदर लिखनी है। तो अभी ये जो मैंने वहाँ पे लिखा था, साथ ही जो है H2 के जितने भी टैग्स हैं उन सब का बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड कलर वो ब्लू कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कलर, बैकग्राउंड कलर। आगे उसकी हम वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू कलर की या बैकग्राउंड कलर की आप जो है वो दो तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तीन तरह से दे सकते हैं। एक RGB वैल्यू होती है, एक कलर कोड होता है, ठीक है, या कलर का नाम भी आप लिख सकते हैं। तीनों तरह से किया जा सकता है। तो अभी अगर दोबारा से मैं देखूं तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने CSS फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया यहाँ पे। इस CSS को इस HTML के अंदर पहले हम इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। तो इंक्लूड किस तरह से करवाना है, उसके लिए हमारे पास होता है जी लिंक का एक टैग होता है। लिंक का जो टैग है उसके अंदर हम देते हैं सोर्स का एट्रीब्यूट। इसमें फिर अगेन उस पाथ देना है, हमने CSS का पाथ देना है। तो CSS का फोल्डर, CSS फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसको क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी ये मेरे ख्याल से क्यों नहीं हुआ जी। अभी देख लेते हैं, इसमें कोई गलती हुई होगी। हाँ, यहाँ पे जो है वो href डालना है,
ठीक है। और href डाला, उसके बाद भी नहीं आया, तो फिर क्या मिसिंग है चीज़। हाँ, एक और जो है वो है ये एट्रीब्यूट रेल का, इसमें हमने डालना है स्टाइल शीट। हाँ, अब जो है इसको आना चाहिए जी, आ गया है। तो ये देखें, उसने H2 के जितने भी टैग थे उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, Li का कलर चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप CSS लिख सकते हैं। चलें जी, अभी मैं करने ये लगा हूँ कि जो मेरा ये इमेज है इसके ऊपर मैं क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से इसको हम कहते हैं ये है हेडर इमेज, हेडर इमेज। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी इस इमेज को मैं इसको दोबारा यहाँ पे लोड करके देखते हैं ये किस तरह से आ रहा है। ये बहुत बड़ा इमेज आ रहा है उसी, तो इसकी हम अभी हाइट विड्थ जो है वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो ये अब दूसरी प्रॉपर्टी CSS दो आप पहले ही देख चुके हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर। किसी भी एलिमेंट का आप इसी तरह से लगाएंगे कि आप उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले आप उसके नाम से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास लगा लें, उसमें ID लगा लें, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्लास लगाई थी हेडर इमेज की, तो मैं इसकी कहता हूँ जी विड्थ 100%। ठीक है, तो विड्थ आप दो तरह से दे सकते हैं, परसेंटेज से, और भी तरीके हैं लेकिन ये ज़्यादातर दो इस्तेमाल होते हैं। आप परसेंटेज से दे सकते हैं कितने परसेंट पेज का जो है वो विड्थ होगी, और या आप पिक्सल से दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1200 पिक्सल इसकी फर्ज करो मैं कहता हूँ विड्थ है, तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसकी विड्थ जो है वो 1200 पिक्सल के अंदर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको पूरे पेज के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं 100% इसको कर देता हूँ। ये 100% हो गई जी। 100% करके जो है वो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखते हैं पूरे पेज के ऊपर ये इमेज जो है वो फिट होके आ रहा है। ठीक है, अगर हाइट की बात करें, लेट्स से मैं इसकी हाइट कहता हूँ, हाइट में कहता हूँ जी 600 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने उसको जो है वो एस्पेक्ट रेशियो उसकी डिस्टर्ब हुई है। बहरहाल ये इस तरह से हेडर इमेज मैंने यहाँ पे पूरे पेज के ऊपर जो है वो लगा लिया है। ठीक है, अब ये हाइट और विड्थ इस तरह से आप हाइट ऑटो भी कर सकते हैं, विड्थ भी ऑटो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट विड्थ आप किसी भी, सिर्फ इमेज की नहीं, किसी भी एट्रीब्यूट की आप सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर ये वाला जो आ रहा है नीचे, इसके बाद H1 आ रहा है और P आ रहा है, इसको मैं एक डिव के अंदर लिखता हूँ। ठीक है, और उस डिव को जो है मैं कर देता हूँ जी तो इस डिव को मैं कह देता हूँ, इसकी ID है जी कंटेंट। ठीक है, टॉप टॉप कंटेंट। तो टॉप कंटेंट क्या मैंने CSS लिखनी है, तो इसी तरह से आप भी जिस भी एलिमेंट को आप करना चाहें उसकी ID लगाएं, और फिर उसको यहाँ पे इस तरह से ID के साथ जो है वो हैश लगना है, क्लास के साथ ये डॉट लगना है, एलिमेंट के नेम के साथ कुछ भी नहीं लगना। ठीक, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जी करो 50%। ठीक है, तो अब पहले ही बल्कि ये थोड़ा सा कंटेंट है तो यहाँ से ज़ाहिर है वो पता नहीं चलेगा, तो मैं इसकी 50% की बजाय इसको कर देता हूँ 10%। तो अब आप देखिएगा कि ये इसने थोड़ी विड्थ जो है वो ले ली है। ठीक है, तो ये इस तरह से विड्थ और हाइट जो है आप किसी भी एट्रीब्यूट की सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके बाद वो है मार्जिन की फ़र्ज़ करें हम कर लेते हैं। अच्छा, मार्जिन जो है वो आपका मार्जिन और पैडिंग दो चीज़ें होती हैं, इनमें आपने फ़र्क जो है वो समझना है। मार्जिन जो है वो दो एलिमेंट्स के दरमियान होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ, जो माई हॉबी लिखा हुआ है इसको मैं मार्जिन फ़र्ज़ करो देता हूँ, कोई भी मैं इसके दरमियान जो है वो फासला बढ़ाना चाहता हूँ, इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का दरमियानी फासला जो है वो कितना है, ठीक है। कितनी यानी कि फासले के बाद जो है नया जो है वो शो हो जो एलिमेंट है तो फिर मैं मार्जिन दूंगा, ठीक है। पैडिंग फिर बाद में बात करते हैं। फ़र्ज़ करो मार्जिन जो है इसका मैं मार्जिन कहता हूँ कि मार्जिन बॉटम जो है मार्जिन, अच्छा मार्जिन जो है ये चार तरीक़ों से आप सेट कर सकते हैं। सिर्फ कि मार्जिन टॉप होता है, टॉप से उस एलिमेंट को कितना मार्जिन देना है। मार्जिन बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम से कितना देना है, लेफ़्ट कितना देना है, राइट कितना देना है, ठीक है। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक। तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करो जी मार्जिन बॉटम जो है वो करो जी 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का जो है वो px। अब देखें इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 पिक्सल जो है वो इसका जो है बॉटम से मार्जिन है, ठीक है। यानी कि इसके बॉट जहाँ पे इसका ख़त्म हो रहा है कंटेंट उसके 50 पिक्सल के बाद जो है नया एलिमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। तो अभी हमने इसको फ़र्ज़ करो अगर हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये है, इसकी विड्थ ये है आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, जिधर ये ग्रीन नश ज़्यादा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी सारा जो है इधर खाली आ रहा है। इसको अगर मैंने लेके आना हो मिडल के अंदर तो मैं क्या कहूँगा, मैं करूँगा जी मार्जिन 0 ऑटो, इस तरह से भी लिख सकते हैं मार्जिन को। ये ज़ीरो पहले जो लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है, वो होगा टॉप और बॉटम, और ये दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी लेफ़्ट और राइट की, ठीक है। आप इसको चार वैल्यू में भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें 0 ऑटो, 0 ऑटो, ठीक है। तो ये क्या टॉप, फिर उसके बाद लेफ़्ट बॉटम, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। तो अभी आप इसको देखेंगे कि ये सेंटर के अंदर आ गया है, ठीक है। इसका क्या किया कि वो बॉटम से भी और टॉप से भी मार्जिन 0 कर दिया है और लेफ़्ट राइट से जो है वो ऑटो कर दिया है। तो ये डिव जो है वो सेंटर के अंदर आ गई है, ठीक। इसको थोड़ा सा चले आप 50% कर लेते हैं। तो ये आप इसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें आप किसी और को एलिमेंट को देखते हैं। हाँ, चलें ये वाला जो एलिमेंट है इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो बल्कि माई हॉबीज़ का कर लेते हैं, चलें। तो माई हॉबीज़ वाला जो है इसको ज़रा देखें, इसको मैं डिव के अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। और उस डिव में क्लास लगा लेते हैं हॉबीज़ की, हॉबीज़ सॉरी हॉबीज़, इस डिव को यहाँ पे क्लोज़ कर लिया और ये सारा कंटेंट जो है वो डिव के अंदर आ गया, ठीक है। ये इसकी इंडेंटेशन भी इस तरह से आपने रखनी है। तो अभी करते हैं इसको बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर कैसे लगाना है, तो मैं इसके ऊपर जो है वह बॉर्डर लगाने लगा हूँ। क्लास हॉबीज़, क्लास हॉबीज़ किया, उसमें मैंने कहा जी बॉर्डर। अच्छा जी, बॉर्डर जो है उसमें आपने तीन चीज़ें जो है वो देनी है। उसका साइज़ पहली जगह, पहली चीज़ जो है वो है, लेट्स से मैं कहता हूँ 1 पिक्सल साइज़ होगा, ठीक है।
फिर उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, सॉलिड होगा। आगे उसका जो है वो आपने कलर देना है, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ ब्लैक। तो ये तीन वैल्यूज़ आपने जो है इस तरह से बॉर्डर आप सिंपली जो है तीन वैल्यू देख लगा सकते हैं कि उसका साइज़, उसकी टाइप और उसका जो है वो कलर। तो अभी अगर देखते हैं कि इस हॉबीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, तो ये देखें, ये बॉर्डर के अंदर जो है पहले भी ये इतनी ही जगह ले रहा था, ठीक है, लेकिन बॉर्डर नहीं लगा हुआ था। अभी ये इसके बॉर्डर लग गया है, तो ये इसके अंदर जो है इस तरह से शो हो रहा है। तो सॉलिड की जगह पे और भी होते हैं, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉटेड। डॉटेड भी होता है, ठीक है, डैश होता है, और भी टाइप्स है डिफरेंट किस्म की। ये देखिए अब इसकी डॉटेड आ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी CSS उसी तरह से आ रही है, इसको आप देख भी सकते हैं। ये हॉबीज़ वाली क्लास उसी तरह से सारा कंटेंट जो HTML में हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ये पहले आपको मैंने बताया था। तो ये यहाँ से फ़र्ज़ करो मैं डैश करता हूँ, तो ये डैश लगे हुए इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। तो ये है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर ज़रा चेंज करता हूँ हॉबीज़ वाले का। ये एक चीज़ आपको शो दिखानी है, उसके लिए फ़र्ज़ करें कौन सा करें, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया जी। ये आप देखें इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी का नेम है, आगे उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये इसका जेनेरिक तरीक़ाकार है लिखने का। बाकी ये सिलेक्टर्स हैं, ये इनका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्लास और आईडी, और तीसरी चीज़ जो है वो उसके नेम से, एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं वो भी आपको बताएंगे आगे चल के। अच्छा, तो अभी इसको मैं देता हूँ पैडिंग। पैडिंग फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो अभी देखिएगा इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। ये देखें अभी मैंने पैडिंग दी है, तो ये इसने इसका जो एरिया था, जितना ये स्पेस ले रहा था, उससे यानी कि वो जो बॉर्डर है उसके अंदर से ये फासला जो है वो आगे हो गया है, ठीक है। उतना इसका जो दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। 30 पिक्सल मैंने किया। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, फ़र्ज़ करो ये इसको मैं बढ़ाता जाता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर जो है वो किस तरह से कंटेंट जो है वो चला जाता है, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि पैडंग से क्या होता है कि जो भी फासला इसका है, जो डिस्टेंस है कंटेंट का, वो उसका जो एरिया है, उस एलिमेंट का जो एरिया है, ठीक है ना। ये इस एलिमेंट का एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ ये बॉर्डर लगा हुआ है उसके अंदर से वो स्पेस जो है वो ले रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन भी इसके ऊपर लगा कर चेक करते हैं। लेट से मार्जिन से क्या फ़र्क पड़ता है। मार्जिन मैं कहता हूँ 50 पिक्सल चारों तरफ से, ठीक है। अलग अलग उसी तरह से पैडंग बॉटम से भी टॉप से भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो वो चारों तरफ सेम वैल्यू जो है वो जाएगी, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें ये अब बॉर्डर जो है, इसका जो बॉक्स है वो ये पेज के लिहाज से या बाकी कंटेंट के लिहाज से भी जो है उसमें डिस्टेंस आया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया है ये मार्जिन की वजह से आया है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये मार्जिन की वजह से है, जबकि ये बॉर्डर से लेके अंदर तक ये जो डिस्टेंस आया है ये पैडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन और पैडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो है वो है दैट इज़ फ्लोट। हाँ, तो लेट्स से इसके अंदर जो ये माई हॉबीज़ लिखा हुआ है इसको हमने फ्लोट करवाना है, या इसको सेंटर करना चाहते हैं। पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देख लेते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, यहाँ पे ना आए। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए होती है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
आप टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। तो ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट करूँ तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे आ रहा था, अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये राइट पे आ गया। तो बहरहाल फ़िलहाल इसको लेफ़्ट ही रहने देते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसके बाद है यहाँ पे ये इमेज, इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं, या बल्कि जो ये है ये वाला एच रेफ लगा हुआ लिंक ए, तो ए को हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं। ए फ्लोट, फ्लोट क्या करता है, वो आपके एलिमेंट को इधर उधर करता है, ठीक है ना। फ्लोट मैं कहता हूँ राइट कर दो जी। तो आप देखिएगा ये जो यहाँ पे आ रहा है ये लिंक, वो विजिट गूगल, ये इसके साथ क्या होता है जी, वो देखें वो राइट पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये इमेज जो है ये लेफ़्ट पे चला गया। तो इसको आप इस तरह से आप अपने कंटेंट को जो है, एलिमेंट्स को जो है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं फ्लोट्स की मदद से। तो ये फ्लोट की एक प्रॉपर्टी है। फिर इसके अलावा और क्या है, कौन सी हमने देखनी थी, फ़ॉन्ट साइज, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, पैडिंग। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट की रह गई है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल देखेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज़ और इनको मज़ीद डेप्थ में जो है वो हाँ, देखेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है, आपने ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो देखी हैं, ठीक है ना, इनको आपने अपने जो पेजेस आपने पिछली असाइनमेंट्स में बनाए हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ कलर लगा के, बैकग्राउंड कलर लगा के, पैडिंग, मार्जिन, अलाइनमेंट, विड्थ वगैरह, ठीक है, ये लगा के जो है फ्लोट वगैरह, इससे उसकी जो है वो एडजस्टमेंट करनी है। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल से इसको जो है वो देख रहे होंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।